Hello students, good morning to all of you. In unit number 2, structure of atom, we were discussing about the photoelectric effect and black body radiation. Means हमने अभी तक डिस्कस किया था ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, यानी ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके थे, जिसके अंदर मैंने बताया था कि लाइट का पार्टिकल बिहेवियर स्टडी करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती थी? दो एक्सपेरिमेंट्स की। एक एक्सपेरिमेंट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड सेकेंड एक्सपेरिमेंट वाज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन दोनों पढ़ा दिए थे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बताया था और ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट भी बताया, है ना। आई थिंक सबको रिमेम्बर है कि जब भी किसी मेटल सरफेस पे, कोई भी मेटल सरफेस जिसके ऊपर जब कोई भी लाइट, रिक्वायर्ड एनर्जी की लाइट फॉल करती है, तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है एंड दैट्स प्रोसेस इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सेकंड था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर लाइट गिरती है और वो ऑब्जेक्ट किसी भी लाइट को एमिट नहीं करता, सारी लाइट एब्जॉर्ब कर देता है, दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज ब्लैक बॉडी। दैट बॉडी इज नोन एज ब्लैक बॉडी। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस यूनिवर्स में कोई परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं होती। Every body emits some radiations upon heating and the frequency of the radiations changes up with temperature. ये डिस्कस कर चुके थे। इससे पीछे अगर मैं और पास्ट में जाऊं तो मैंने बताया था यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, एनर्जी प्लस मास। यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, एनर्जी एंड मास। एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय a wave, electromagnetic wave. Mass is represented by term particle. क्लियर है? ये बात याद आई कि मैंने बोला था एनर्जी एंड मास, दीज आर द टू कंपोनेंट्स दैट मेड अप यूनिवर्स। एनर्जी वेव की फॉर्म में होती, मास पार्टिकल का होता है। क्लियर है? अब ये कहते हैं कि जो वेव दिखाई दे रही है, इट हैव ड्वेल नेचर। इसका नेचर कैसा होता है? ड्यूअल नेचर। ये वेव तो है ही, ये अपने आप में एक वेव तो है ही, इसके अंदर कुछ मास भी होता है, दैट्स मीन ये पार्टिकल भी है। पढ़ चुके थे इस टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज दैट पार्टिकल दिस आल्सो हैव ए ड्यूअल नेचर, यानी इसका भी क्या होता है? ड्यूअल नेचर। मास का भी ड्यूअल नेचर और एनर्जी का भी, दोनों का क्या होता है? ड्यूअल नेचर। ठीक है, इसके ड्यूअल नेचर के लिए पार्टिकल और वेव दो चीजें। अब देखो, दिस इज द ड्वेल नेचर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल में मास होता है, ऑब्वियस। मैटर की डेफिनेशन क्या कहती थी? एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज पार्टिकल और मैटेरियल। तो मास तो है ही। दूसरा नेचर क्या होगा फिर? कौन सा नेचर बच गया उसका? वेव नेचर। ये प्रूव करना है जी। ठीक है, बात समझ में आई? टॉपिक क्या पढ़ना है? यूनिवर्स में दो चीजें हैं, एनर्जी और मास। क्लियर है? एनर्जी किससे रिप्रेजेंट होती है? वेव से। और मास किससे रिप्रेजेंट होता है? पार्टिकल में। वेव में दूसरी चीज क्या होती है? पार्टिकल। पार्टिकल में दूसरी चीज क्या होती है? वेव। अब इसको प्रूव करना है, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। लिखो जी। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ड्वेल नेचर ऑफ पार्टिकल और डी ब्रोगली इक्वेशन। ड्वेल नेचर ऑफ पार्टिकल टॉपिक है, ड्वेल नेचर ऑफ पार्टिकल। और इस हेडिंग के अंडर हम पढ़ रहे हैं वेव नेचर। कौन सा नेचर? वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। किसने दिया था? डी ब्रोगली। डी स्मॉल होगा, ऑब्वियस, डी और बी दोनों स्मॉल होंगे डी ब्रोगली में। साइंटिस्ट का नेम, हालांकि ये नेम एक साइंटिस्ट का है। तो डी ब्रोगली इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन और अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट, व्हेनेवर ए पार्टिकल मूव्स देयर इज ए वेव एसोसिएटेड विद इट। क्या स्टेटमेंट थी? व्हेनेवर ए पार्टिकल, लाइक दिस इज एन ऑब्जेक्ट, जब भी ये ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है तो इसके पीछे एक वेव एसोसिएटेड होती है। और ध्यान से सुनो, मैंने बोला हर ऑब्जेक्ट, मीन्स चाहे वो एक क्रिकेट की बॉल हो, चाहे वो एक कार हो, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो,
जब भी वो मूव करते हैं उनके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, दिस इज कॉल्ड वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, है ना। जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, दैट वेव एसोसिएटेड इज नोन एज मैटर वेव। इस वेव का नाम क्या होता है, मैटर वेव, क्योंकि किसके साथ एसोसिएटेड है, मैटर के साथ एसोसिएटेड है। इससे पहले मैंने एक और वेव पढ़ाई थी, कौन सी वेव पढ़ाई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि जब भी कोई जब भी कोई वेव जिसमें दो पार्ट हो, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, उन्हें जनरली क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये बोलता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, क्रिकेट बॉल, कार, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मूव करते हैं तो उनके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, दैट वेव इज नोन एज मैटर वेव। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स then there is a wave associated with it and this is known as matter wave, and that wave is known as matter wave। उस वेव का नाम क्या रखा जाता है, जनरली मैटर वेव बोला जाता है उस वेव को। and the wavelength lambda is the wavelength of matter wave की wavelength lambda is equals to h upon, this is h, everybody know what is the h, हाँ जी, प्लैंक्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, प्लैंक्स थ्योरी, उसमें आया था एच, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या बोला जाता है इसको, प्लैंक्स कांस्टेंट। एम इज द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करी जा रही है उस पार्टिकल का मास एम। वी वेलोसिटी, v is the velocity, m is v is the velocity, जिस स्पीड से वो चल रहा है ना। तो बात आती है ना कि कोई भी पार्टिकल मूव करेगा तो स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी। तो कहता है जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है उसके पर्टिकुलर वेव एसोसिएटेड होती है, उस वेव का नाम रखा उसने कौन सी वेव, मैटर वेव। और कितनी वेवलेंथ होगी उस मैटर वेव की, लैम्डा h अपॉन mv, h इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 into 10⁻⁻34 जूल सेकंड्स। m इज द मास, लाइक क्रिकेट बॉल है तो उसका मास, कार है तो उसका मास, इलेक्ट्रॉन है तो उसका मास, प्रोटॉन है तो उसका मास। क्लियर है। लेकिन बात ये थी कि हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, लाइक जो ऑब्जेक्ट हमें बेयर आइज से विजिबल है उनके साथ हमने कभी भी वेव एसोसिएटेड नहीं देखी कभी कि एक क्रिकेट की बॉल मूव कर रही है और पीछे ऐसे कोई वेव दिखाई दे रही हो, या कोई कार मूव कर रही है उसके साथ हमें कोई वेव दिखी हो, नहीं दिखाई देती। यानी इसी बेसिस पे हम मटेरियल्स को या हमारे मैटर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द माइक्रो पार्टिकल्स, मैटर या पार्टिकल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। सेकंड इज द मैक्रो, वर्ड पे ध्यान देना जी, माइक्रो पार्टिकल्स एंड मैक्रो पार्टिकल। माइक्रो फर्स्ट यूनिट में बताया था, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6। माइक्रो इज यूज्ड फॉर ए स्मॉल क्वांटिटी। द पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट विजिबल बाय द बेयर आइज और विच आर वेरी स्मॉल इन साइज। Particles which are very small in size are generally known as microparticles. For example, atom bare eye से दिखाई नहीं देता, प्रोटॉन नहीं दिखता जी, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, molecules, these are basically known as microparticle. Understand? Micro means small. The particles which are not visible by bare eyes or which are very small in size are generally known as microparticles. Example, atom, proton, neutron, electron, molecules. Macroparticle, larger size particles or objects which is visible by our bare eyes. मतलब सीधा हम उनको देख सकते हैं, कोई भी चीज, कार, क्रिकेट बॉल,
क्रिकेट की बॉल हो गई, पेन हो गया, ठीक है, कोई भी फैन हो गया, एनीथिंग एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, ऑल आर नोन एज मैक्रो पार्टिकल्स। दुनिया में जो चीज़ दिखाई देती है, जो हमें सिंपली दिखाई दे जाती है, दे आर नोन एज मैक्रो पार्टिकल, और जो नहीं दिखाई देते उनका नाम क्या होता है, माइक्रो पार्टिकल, ठीक है। और ये बोलता है कि पार्टिकल का साइज जितना छोटा होगा उसके अंदर वेव करेक्टर उतना ही हाई होगा। स्टेटमेंट नंबर थर्ड, स्मॉलर द साइज ऑफ पार्टिकल मोर विल बी इट्स वेव करेक्टर। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मैंने एक पेपर का पीस लिया, पीस ऑफ पेपर लिया, उसको जब मैं थ्रो करता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से मूव करते हुए जाता है। जब भी मैं उस पेज ऑफ पेपर के पीस को फेंकता हूँ तो उसका मूवमेंट कुछ इस टाइप का होता है। दिस इज द मूवमेंट ऑफ पेज और पीस ऑफ पेज, बट दिस इज द स्टोन। ये मैंने क्या दे दिया आपको, स्टोन या क्रिकेट की बॉल। अगर मैंने उसको थ्रो किया, दिस विल बी इट्स ट्रेजेक्टरी। ऐसा डिफरेंस क्यों है? तुमने छत से पत्थर फेंका, छत से तुमने कागज का पीस फेंका, कागज के पीस को पहले तो नीचे जाने में टाइम लगा, और दूसरी बात उसका मोशन अगर ध्यान से देखा जाए तो कुछ इस टाइप का था। लेकिन स्टोन का मोशन कुछ इस टाइप का था। वाई देयर इज ए डिफरेंस? सोचो किस वजह से ये डिफरेंस आया होगा। ऑब्वियस, किसकी वजह से आया होगा? मास। किसका मास ज्यादा है? स्टोन का, तो उसका बिहेवियर कैसा है? स्ट्रेट लाइन। किसका मास कम है? पीस ऑफ पेपर का बिहेवियर कैसा है? वेव। तो जितना मास कम उतना ही ज्यादा कौन सा करेक्टर आएगा उसमें? वेव। स्मॉलर द मास मोर विल बी वेव करेक्टर, स्मॉलर द मास मोर विल बी वेव करेक्टर। तो स्टेटमेंट नंबर थर्ड, स्मॉलर द मास मोर विल बी वेव करेक्टर, यानी वेव बिहेवियर of a particle is inversely proportional to its mass। जितना मास कम होगा उसका वेव बिहेवियर उतना ही ज्यादा होगा। इसीलिए मैक्रो बॉडी, बड़ी बॉडी के साथ मूव करते टाइम कोई वेव हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन हाँ, जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो 101% उसके साथ क्या मिलेगा आपको? एक वेव। उसका बिहेवियर किस टाइप का मिलेगा? वेव बिहेवियर। तो समझ गए, माइक्रो पार्टिकल्स एंड सेकंड टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर मैक्रो पार्टिकल्स। इनका बिहेवियर किस टाइप का होगा? वेव। इनके साथ कौन एसोसिएट होगी? वेव। इनके साथ भी होती है बट वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। वेव लेंथ ऑफ दैट वेव h अपॉन में m इंटू वी, h अपॉन में m इंटू वी। कितने लोगों को ये समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो इसको एक बार रिवाइज करके देखो। पढ़ क्या रहे थे? ड्वेल नेचर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल में मास होता है, दैट्स ए कन्फर्म थिंग। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ मास। दूसरा बिहेवियर क्या हो गया फिर? वेव बिहेवियर। व्हेनेवर ए पार्टिकल मूव्स देयर इज ए वेव एसोसिएटेड विद इट नोन एज मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ दैट वेव? लैम्डा, h अपॉन mv। h is the Planck's constant, m is the mass and v is the velocity. Clear? Next, we can divide particles in two categories. First is micro particle, second is macro particle. Micro means small particles. Macro means larger size particles. Macro means larger size particles like car, cricket ball, pen, fan or anything which is visible in this universe. Second one, micro particles, small, very small particles. Those are not visible by bare eyes. Atom, proton, electron, neutron, molecules. These are micro particles. वो बोलता है कि जितना पार्टिकल के पास मास कम होता है उसके अंदर वेव करेक्टर ज्यादा होता है। लाइक इलेक्ट्रॉन, वो चलता है तो भी एक वेव की तरह चलता है। एटम मूवमेंट भी लाइक एक वेव की तरह होती है ना। मास कम है तो उसका बिहेवियर कैसा होगा? टेढ़ा मेढ़ा सा ही होगा। और उस टेढ़े मेढ़े बिहेवियर को कौन सा बोलते हैं? वेव। तो इनके पास वेव बिहेवियर ज्यादा होगा, इनके पास वेव बिहेवियर क्या होगा? कम। वेव बिहेवियर इज इनवर्सली टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वेव बिहेवियर किसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी? माइक्रो पार्टिकल्स की। न्यूमेरिकल आ सकता है किसके ऊपर? डी ब्रोगली इक्वेशन पे। डी ब्रोगली इक्वेशन पे न्यूमेरिकल पूछ सकता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv से। क्लियर है जी? मैंने आपको दोनों चीजों के ड्वेल बिहेवियर पढ़ा दिए हैं, पार्टिकल का भी और वेव का भी। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन दिस यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। नया टॉपिक है स्पेक्ट्रम।
स्पेक्ट्रम, वर्ड एक बार मैंने बता भी दिया था, स्पेक्ट्रम एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। व्हाट इज द स्पेक्ट्रम एंड व्हाट इज द स्पेक्ट्रोस्कोपी? देखो कुछ भी नहीं होता, स्पेक्ट्रम का एक रफ वर्ड मीनिंग बताऊं तो इसका मीनिंग होता है फोटो। ठीक है, फोटो, पिक्चर, फोटो मीन पिक्चर। रफ लैंग्वेज में यानी मोटा मोटी आइडिया दूं कि स्पेक्ट्रा क्या होता है या स्पेक्ट्रम क्या होता है या स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी क्या, तो स्पेक्ट्रम जो होता है उसका मीनिंग सीधा सा होता है फोटो या कोई पिक्चर। आपको कोई भी रेडिएशन दे दी जाती है, ये रेडिएशन, दिस इज ए रेडिएशन। इस रेडिएशन के अंदर कितने डिफरेंट टाइप की वेव छुपी हुई हैं, उनको अलग अलग सेपरेट करना और उनकी पिक्चर लेना क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम। उनकी पिक्चर क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रम। और उस स्पेक्ट्रम की स्टडी क्या कहलाएगी आपकी? स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर है? स्पेक्ट्रम इज द पिक्चर और फोटो ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ द वेव्स एसोसिएटेड विद द गिवन रेडिएशन, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम, एंड द स्टडी ऑफ द स्पेक्ट्रम इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रम के बारे में बता रहा हूं। The picture of different kind of waves or different kind of the frequencies, waves in a given radiation, दी गई रेडिएशन में, गिवन रेडिएशन में डिफरेंट काइंड की वेव्स होती है और उन वेव्स की पिक्चर जनरली क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रम। एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल, कौन सी वेव पढ़ाई थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाई थी। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम, इसकी पिक्चर क्या थी? पिक्चर ये थी, रेडियो वेव थी, माइक्रोवेव थी, IR थी, विजिबल थी, UV थी और एक्सरे थी और गामा। This is the picture of electromagnetic radiation. This picture of electromagnetic radiation is given name spectrum. This is the spectrum of electromagnetic radiation. This is the spectrum of electromagnetic radiation. This is the spectrum of electromagnetic radiation. Clear? So, and the study of this spectrum is known as spectroscopy. Study of spectrum of any radiation, of any kind of radiation is known as spectroscopy. कितने टाइप ना क्या बोला जाता है इसको? स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा वर्ड मीनिंग। लेट्स रिपीट अगेन। स्पेक्ट्रम, इट इज ए काइंड ऑफ फोटो और पिक्चर। किसकी फोटो? द वेव इन ए रेडिएशन, दी गई रेडिएशन में कितनी वेव है, उन सभी को अलग अलग सेपरेट करके देखना, उसकी पिक्चर का नाम क्या होगा? स्पेक्ट्रम। और उस स्पेक्ट्रम को पढ़ना, किससे क्या मिलता है, किस टाइप का काम होता है, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम। क्लियर? ना स्पेक्ट्रम का कॉमन वर्ड मीनिंग होता है, कॉमन वर्ड होता है स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रम इज ऑफ टू टाइप। स्पेक्ट्रम इज ऑफ टू टाइप। कितने टाइप का होता है? जनरली दो टाइप का स्पेक्ट्रम मान के चलते हैं। स्पेक्ट्रम को क्या मान के चलते हैं? दो टाइप का। फर्स्ट इज द एमिशन स्पेक्ट्रम। सेकेंड टाइप इज एब्जॉर्प्शन। स्पेक्ट्रम मीन्स आपके पास जो रेडिएशन है, उस रेडिएशन के अंदर कितने डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ्स है या कितनी डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन है, उन सभी को अलग से कलेक्ट करना और उनकी पिक ड्रॉ करना क्या कहलाता है? एक स्पेक्ट्रम। और उस स्पेक्ट्रम की स्टडी क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रम को जनरली दो टाइप का माना गया है, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो पहला स्पेक्ट्रम मैं पढ़ा रहा हूं एमिशन। पहला स्पेक्ट्रम कौन सा है? एमिशन स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम है? एमिशन स्पेक्ट्रम। क्लियर है? एमिशन स्पेक्ट्रम में एक सिंपल सा एग्जांपल है, एक रेडिएशन आ रही है, ठीक है, आप सभी ने ऑब्जर्व किया है, आज तक दुनिया ने देखा है इसको। जब भी इस रेडिएशन को मैं किसी प्रिज्म से पास करवाता, बताओ क्या होगा? 10th 9th दोनों क्लास या अपनी डेली लाइफ उसमें भी देखते हो। डेली लाइफ का एग्जांपल बताता हूँ। रेन, बारिश हुई, रेन से ड्रॉप आई, रेन की ड्रॉप आई, ठीक है, उस रेन ड्रॉप के अंदर से कोई सनलाइट पास होती है
यहाँ से क्या था, सन, और ये क्या थी, रेन की ड्रॉप, ये रेन ड्रॉप है, और इससे सनलाइट पास हो गई। बताओ क्या होगा, सोचो। ऑब्वियस रेनबो बन जाता है। क्या दिखाई देता हमें, रेनबो दिखाई देता है सामने। इधर सन है, बारिश इधर हो रही है, यहाँ से लाइट उसके अंदर से गई, उस साइड मुझे क्या दिखाई देता है, रेनबो दिखाई देता है। या फिर जब भी कोई रेडिएशन किसी प्रिज्म से पास होती है, किससे पास होती है, प्रिज्म से, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, 7 में, VIBGYOR, देखा होगा ना। लेकिन रेडिएशन तो एक ही थी, वो कितने पार्ट में डिवाइड हुई, 7 में। कैसे डिवाइड हुई, जब उसको किससे पास करवाया गया, प्रिज्म से। किससे पास करवाया गया, प्रिज्म से। तो लाइट प्रिज्म से पास होने के बाद कितने पार्ट में टूटी, 7 में। दिख गई उसकी पिक्चर। तो इस पिक्चर का नाम क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रा। इस पिक्चर का नाम क्या होगा, एमिशन स्पेक्ट्रा। बताओ भाई कितने लोगों को समझ में आया, बताओ जी, समझ में आया कुछ। फिर से बताता हूं, कोई भी रेडिएशन थी, लाइक सनलाइट, सिंपल सी सनलाइट, उस सनलाइट को मैंने प्रिज्म से पास करवाया। प्रिज्म से लाइट पास होने के बाद वो 7 कलर्स में टूट गई। एवरीबॉडी ऑब्जर्व दिस, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड, 7 कलर्स में वो रेडिएशन डिवाइड हो जाती है। और वो जो 7 कलर्स होते हैं वो रेनबो कलर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो रेनबो कलर्स। और वो मोटा मोटी वो 2-3 टाइप के कलर से मिलके बने। नाम होता है ब्लू, इसका नाम होता है ग्रीन, और इसका नाम होता है रेड। 3 टाइप के कलर से मिलके बने हुए होते हैं, 3 प्राइमरी कलर से बने होते हैं। तो इस टाइप का स्पेक्ट्रा, ये जो स्पेक्ट्रा तुमने निकाला, ये जो तुमने पिक्चर ड्रॉ करी, इसका नाम क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम। इसका नाम क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम। और एक सबसे बड़ी बात, अगर आप कभी भी इन रेनबो को ध्यान से देखो तो कभी भी आप ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कहाँ पे आपका ब्लू खत्म हो रहा है, कहाँ पे आपका ग्रीन स्टार्ट हो रहा है। सीधी सी बात है। दूसरी बात, ना आप ये डिस्टिंग्विश कर पाते हो कहाँ से येलो खत्म हो रहा है, कहाँ पे आपका रेड स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि सारे कलर आपस में क्या मिलते हैं, आपको मर्ज मिलते हैं, और ओवरऑल दिखाई देते हैं सिर्फ 3 कलर्स। दैट्स व्हाई दिस स्पेक्ट्रा ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा इज नोन एज continuous emission spectra. Continuous emission spectra. This emission spectra is known as continuous emission spectra. क्लियर है। तो एमिशन स्पेक्ट्रा की पहली टाइप जो होती है उसका नाम है continuous emission spectrum. When a radiation from sunlight or any source falls on a prism, it will get divided into these 7 parts, and this spectra, this picture is known as continuous spectra. और कोई पूछ भी ले गलती से, why this spectra is continuous? Because we cannot distinguish about the range of blue and green or red radiation. मुझे नहीं पता कहाँ पे ग्रीन का बैंड एंड हो रहा है और नेक्स्ट रेड का बैंड स्टार्ट होता है। वो बैंड्स आपस में इस तरीके से क्या होते हैं, मर्जिंग होती है उनकी, आपस में क्या दिखाई देते हैं, मर्ज। वो डिस्क्रीट नहीं है, वो आपस में क्या हो रखे हैं, मर्ज हो रखे हैं। दैट्स व्हाई उसका नाम क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रा। अगर आपको राइट डाउन करने के लिए बोले तो लिख सकते हो, रिपीट करो इसको। व्हेन ए रेडिएशन फ्रॉम एनी सोर्स फॉल्स ऑन ए प्रिज्म, व्हाइट लाइट आई, प्रिज्म पे फॉल करी, 7 पार्ट्स में डिवाइड। क्लियर है जी। तो ये एमिशन स्पेक्ट्रा की पहली टाइप है कौन सी, कॉन्टिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रा। कॉन्टिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रा, कॉन्टिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रा। क्लियर है। वायलेट, इंडिगो, ठीक है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 7 कलर्स का मिक्सर। व्हाट विल बी द कलर, यस, कैसा कलर होगा, वाइट। अगर सारे कलर्स को इकट्ठा मिला दिया जाए तो कलर क्या बनेगा, वाइट। और ठीक है, सारे कलर्स को मिला दिया जाए तो वहां पे क्या बनेगा, वाइट कलर। ठीक है। अब देखो, दिस इज ए व्हील। क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि मैं कहता हूं एक ट्री है, उसके सारे लीव्स मुझे ग्रीन दिखाई देते हैं। व्हाई इट इज सो, कि उस पेड़ के सारे पत्ते मुझे हरे क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि देखो ये मेरा ट्री है और उसका लीव है,
जब इस पे एक लाइट गिरती है तो वो लाइट कौन सी होती है? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट जब इस पे फॉल करती होगी तो इसमें से कोई ना कोई एक रेडिएशन उस लीव के अंदर रह जाती है, लीव उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। वो लीफ जो दिखाई दे रहा, जो पत्ता दिखाई दे रहा लीफ, वो उसको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब कर लेता है तो 7 में से एक कम हो गया, तो कलर अब व्हाइट नहीं बचेगा, जो आपकी तरफ रिफ्लेक्ट होके आएगा वो उसका क्या होगा? कलर। रेडिएशन यहाँ पे गिरी तब तक वो व्हाइट लाइट थी, लेकिन इसके अंदर से एक कंपोनेंट उसने एब्जॉर्ब कर लिया और एमिट करते टाइम उसने कोई रेडिएशन एमिट करी है जो आपकी आईज तक पहुंचेगी और आपको क्या दिखाई देगा? कलर। तो मैं इस व्हील को किस पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ? 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। VI वायलेट इंडिगो को मैं ऑलमोस्ट सेम मान के चलता हूँ, ठीक है। वायलेट और इंडिगो को एक में रख दिया, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ध्यान से सुनना मेरे पास। अगर लाइट, कौन सी लाइट एब्जॉर्ब होती है? अगर आपकी लाइट जो एब्जॉर्ब हो रही है वो कौन सी है? रेड। अगर आपके लाइट जो एब्जॉर्ब हो रही है वो कौन सी है? रेड। तो रेड के जस्ट अगेंस्ट में देखो कौन सा कलर है? ग्रीन। तो आपको कौन सा कलर दिखाई देगा? ग्रीन। अगर आप इन 7 कलर्स के कॉम्बिनेशन में से किस कलर को रिमूव कर देते हो? रेड। आप उसको एब्जॉर्ब कर लेते हो, हटा देते हो वहां से, तो ऑब्जेक्ट का कलर कैसा दिखाई देगा आपको? ग्रीन। अगर आप वापिस देखो, अगर आपने ग्रीन को एब्जॉर्ब कर लिया, किस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया आपने? ग्रीन को, आपको कौन सा कलर दिखाई देगा? कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट रेड। तो ध्यान रखना, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेड दिखाई दे रहा है तो उसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब कर लिया? ग्रीन। अगर कोई आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है तो उसने कौन सा एब्जॉर्ब कर लिया? रेड। एक और देखो, येलो। लेट्स कंसीडर कौन सा कलर एब्जॉर्ब हुआ? येलो। देन व्हाट विल बी द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट? कलर ऑफ ऑब्जेक्ट वायलेट। याद हो जाएगा। अगर किसी पार्टिकल ने कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया है? येलो, देन व्हाट विल बी द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट? ऑब्वियस कलर कौन सा होगा? वायलेट। समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं व्हील, आर्टिस्ट व्हील। क्यों पढ़ाया? एमिशन स्पेक्ट्रा पढ़ रहे थे। जब लाइट आई, लाइट फॉल करती है तो मुझे पता चला व्हाइट लाइट में तो एक रेडिएशन नहीं, टोटल 7 टाइप की रेडिएशन होती है वहां, और 7 टाइप की रेडिएशंस को क्या बोला? व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम। कोई आपसे पूछे व्हाट आर द रेडिएशंस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, कितनी होती है? VIB GYOR। दिस इज द पिक्चर ऑफ व्हाइट लाइट। और इसमें से एक भी कलर आपने रिमूव कर दिया ना, एक भी कलर आपने एब्जॉर्ब कर लिया, उसका कलर चेंज हो जाता है। सारी रेडिएशंस वहीं प्रेजेंट हैं, सारों को मिला रखा है, कलर वाइट है। अगर वाइट में से आपने रेड को एब्जॉर्ब कर लिया, ग्रीन कलर दिखाई दे। आपने येलो को एब्जॉर्ब कर लिया, वायलेट कलर दिखाई दे। अगर आपने कौन सा कलर एब्जॉर्ब कर लिया? आपके ऑब्जेक्ट ने ऑरेंज, तो उस ऑब्जेक्ट का कलर कैसा होगा? ब्लू। कलर ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी ब्लू। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। अगर एक कलर एब्जॉर्ब होता है तो हमें दूसरा कलर दिखाई देता है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो किसी का कलर ग्रीन हो तो आप क्या मान के चलोगे? उसने कौन सा लाइट उस पर गिरी होगी तो कौन सा कलर सोख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया? ऑब्वियस रेड। ठीक है। और अगर उसने उस पर जब लाइट गिरती है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से बताना। लाइट फॉल करी और उसने सारे कलर एमिट कर दिए। एक ऑब्जेक्ट था, जिस ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरी, ठीक है, कौन सी लाइट फॉल करती है? व्हाइट लाइट। और उसने एमिट कर दिए ऑल, एमिटेड ऑल कलर्स। उसने कोई कलर अपने पास नहीं रखा भाई। जब किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरती है, उसने व्हाइट कलर को ना, व्हाइट लाइट को एज इट इज एमिट कर दिया, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, तो कैसा कलर होगा उस ऑब्जेक्ट का? यस, कैसा होगा? व्हाइट ही होगा। जब उसने कोई रेडिएशन अपने पास रखी नहीं, सारी रिफ्लेक्ट कर दिया आपकी तरफ, तो कलर कैसा होगा? व्हाइट। इसीलिए कहते हैं समर्स में हमेशा कपड़े कैसे पहनने चाहिए? व्हाइट कलर के, क्योंकि लाइट गिरी तो मैक्सिमम ट्रांसमिशन वहां पे ऑब्जर्व किया जाता है। किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल करती है व्हाइट कलर की, और ऑल रेडिएशन गेट एब्जॉर्ब्ड। सारी रेडिएशन क्या हो गई? एब्जॉर्ब। बताओ कलर। जब तुम्हारी आंखों पे कुछ पहुंचा ही नहीं, सारा तो सोख लिया उसने, सारा उसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो ऑब्वियस वो दिखाई ही नहीं देगा। यानी सीधी सी बात, वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? ब्लैक। हाँ, उसने अगर इनमें से कोई एक कलर एब्जॉर्ब किया होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री मुझे क्या दिखाई देगा? उसका कलर। सही है। आई थिंक सबको पता चल गया होगा इसके बारे में।
एमिशन कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। कोई तुमसे पूछे बता सकते हो एमिशन स्पेक्ट्रा? एमिशन स्पेक्ट्रा मतलब लाइट जब एमिट होती है तो वो स्पेक्ट्रा। दो टाइप का होता है। पहला मैंने पढ़ाया कॉन्टिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रा। When a radiation from any source falls on a prism, it gets split into 7 parts. It gets split into 7 parts. That spectrum is known as white light spectrum. क्लियर है? यानी वो जो टूट गया, वो पिक्चर बन गई, उसका नाम क्या है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। इस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा के व्हाइट लाइट में मुझे पता चला 7 टाइप की कलर्स होते हैं। सारे कलर आपस में मिलके क्या बनाते हैं? व्हाइट कलर। और उनमें से एक भी कलर एब्जॉर्ब हो जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री मुझे क्या दिखाई देता है वहां पे? कलर। क्लियर? ओके। नाउ एमिशन स्पेक्ट्रा का सेकंड स्पेक्ट्रा, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा। लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा टॉपिक है सेकंड, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा। एक सेकंड भाई, इसको करेक्ट कर लेना। लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा, पिछला था कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। ठीक है, ये क्या है? लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा। ध्यान से सुनना। दिस इज ए बर्नर, दिस इज फ्लेम, लाइक एलपीजी फ्लेम। ये कौन सी फ्लेम है? एलपीजी फ्लेम। मैं एलपीजी फ्लेम में क्या करता हूँ? एक ग्लास रोड है, इस ग्लास रोड पे कुछ पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करवा रखे मैंने सोडियम क्लोराइड, यानी नमक लिया, नमक के अंदर मैंने इस ग्लास रोड को इस तरीके से रोल आउट किया। रोल आउट किया तो इसके सरफेस पे कौन स्टिक हो गया? NaCl। दिस इज द ग्लास रोड और इसके ऊपर स्टिक कर दिया मैंने NaCl एंड डायरेक्टली बर्न्ड इन फ्लेम। ये किस में बर्न किया जाता है? फ्लेम में बर्न किया जाता है। बर्न करने के बाद पहले फ्लेम एलपीजी की ब्लू हुआ करती थी। सबको पता है एलपीजी फ्लेम कैसी होती है? ब्लू। मैं उस ब्लू फ्लेम में सोडियम क्लोराइड के कुछ पार्टिकल्स की बर्निंग करता हूँ, तो बर्निंग करते ही उस फ्लेम का कलर चेंज होके क्या बन जाता है? येलो। यानी अब वो कैसा कलर एमिट करने लगता है? येलो। तो यहाँ से जो येलो रेडिएशन आती है, ये जो येलो रेडिएशन आती है, इस रेडिएशन को मैं किसके अंदर से पास कराता हूँ? प्रिज्म से पास कराता हूँ। किससे पास करवाया जाता है इसको? प्रिज्म से। देन दिस लाइट गेट स्प्लिटेड इनटू 2 वेवलेंथ्स। और यहाँ पे मुझे 2 लाइन फोटोग्राफिक प्लेट पे दिखाई देती हैं। फोटोग्राफिक प्लेट, इस फोटोग्राफिक प्लेट पे फोटो दिखाई देती है और उस फोटो में कितने रेडिएशन है? λ1 और λ2 वेवलेंथ की 2 रेडिएशन दिखाई देती हैं और दोनों लाइन की तरह, दोनों अलग अलग डिस्क्रीट हैं। तो ये स्पेक्ट्रा कौन सा होगा? लाइन स्पेक्ट्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है फिर, क्योंकि ये हर पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, देखो कोई भी सोल्ट लाइक सोडियम क्लोराइड इज डायरेक्टली बर्न्ड इन ए एलपीजी फ्लेम और बंसन फ्लेम, देन द रेडिएशन एमिटेड इज पास्ड थ्रू ए प्रिज्म, इट गेट स्प्लिटेड इनटू 2 रेडिएशंस। और ये दोनों λ1 λ2 ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। सोडियम क्लोराइड है तो λ1 λ2 दिखाई देंगी। मैंने इसकी जगह लिथियम को बर्न किया तो हो सकता है λ3 वेवलेंथ मिले मुझे, और हो सकता है पोटेशियम को बर्न किया तो λ4 मिले मुझे। तो मतलब हर पार्टिकल की फिंगरप्रिंट होती है ये जो वेवलेंथ और जो लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पे वो। व्हेन ए सोल्ट इज बर्न in a LPG flame and emitted radiation is passed through prism, we get 2 lines at photographic plate। और फोटोग्राफिक प्लेट में मुझे पिक्चर दिखाई दी। कितने वेवलेंथ की दिखाई दी? 2 वेवलेंथ की। इस पिक्चर का नाम क्या होगा? लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा, क्योंकि रेडिएशन यहाँ से एमिट होके चली थी। जो सोडियम क्लोराइड को तुमने बर्न किया तो यहाँ से रेडिएशन एमिट होके चली, और चलने के बाद मैंने प्रिज्म से पास करवाया तो वो लाइट 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। दैट इज द λ1 λ2। दिस पिक्चर इज नोन एज लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा। और ये जो येलो कलर है ये किसकी वजह से आ रहा है? सोडियम क्लोराइड। अगर मैं यहाँ पोटेशियम क्लोराइड रखूंगा तो ब्लू कलर आता है, कैल्शियम रखूंगा ब्रिक रेड कलर आता है, क्रिम्सन रेड जिसको बोलते हैं।
ईंट के जैसा लाल कलर आता है। तो यानी यहाँ जो कंपाउंड जलाया जाता है उसके जलने से कलर आता है, उस कलर को जब मैं प्रिज्म से पास करवाता हूँ तो मुझे वहाँ पे उसके पिक्चर दिखाई देती है। दैट पिक्चर इज नोन एज लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। क्लियर है जी। तो आज मैंने पढ़ाया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन। तो उसमें पहला टॉपिक था एमिशन स्पेक्ट्रम। पहला टॉपिक कौन सा था यहाँ पे? स्पेक्ट्रम का मतलब होता है किसी भी रेडिएशन की पिक्चर। ये एमिशन हो सकती है, ये यहाँ पे एमिशन हो सकती है, और दूसरी कौन सी होती है? एब्जॉर्प्शन हो सकती है। एमिशन दो टाइप का हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। और कौन सा हो सकता है? लाइन स्पेक्ट्रम। ये दो टाइप का हो सकता है। क्लियर है? आई थिंक सबको समझ आया होगा ही। तो आपको ये पढ़ना है, ठीक है। फोटो डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम में एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन में लाइन और कॉन्टिन्यूअस, ये स्पेक्ट्रम। क्लियर है? ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।